Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Chap Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. आज के इस लेक्चर 10 में हम बात करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन के बारे में. सो ग्लोबलाइजेशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर मॉड्यूल ए. और टारगेट 50 ये जो सीरीज है जो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि दिस इज रिगार्डिंग द 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई एंड IFS के. तो इस सीरीज में हम वो कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं. साथ ही एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं. तो इन्हें आप चेकआउट कर सकते हो. द लिंक फॉर दिस डॉक्यूमेंट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? देखो, जैसे जैसे कनेक्टिविटी कंट्रीज के बीच में बढ़ती है, एक्सचेंज होता है आपस में, है ना. पहले जब हम अपने अपने में कन्फाइंड थे तो हम जो बना रहे थे, है ना, यहीं पे कंज्यूम कर रहे थे, अपने ही लोग कमा रहे थे, अपने ही लोग बेच रहे थे. तो द होल इकोनॉमी excuse me, the whole economy was confined to a particular country. बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई, जैसे जैसे बाउंड्रीज थोड़ी सी रिलैक्स्ड हुई, अब हमने एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया. एक्सचेंज ऑफ व्हाट? पैसे का एक्सचेंज, सामान इधर उधर किया, मटेरियल का एक्सचेंज एंड ह्यूमन रिसोर्स का एक्सचेंज. और ये जो मटेरियल है ये सिर्फ फिजिकल मटेरियल नहीं था, इसमें सर्विसेज भी थी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज. सो दो कंट्रीज के बीच में जब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड पीपल होता है अक्रॉस द बॉर्डर्स, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था 18th सेंचुरी में. और वर्ल्ड वॉर 1 एंड ग्रेट डिप्रेशन के बाद से ना ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा रुक गई थी, रिस्ट्रिक्ट हो गई थी. बहुत एंशंट कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा नहीं है कि अब आया है, दोबारा से जागा ये मिड 1980s में. लेकिन ये है बहुत एंशंट कॉन्सेप्ट. पुराने ज़माने में, एंशंट टाइम्स में लोग करते थे, लेकिन उसके बाद रुक गए बिकॉज ऑफ ऑल द मिसहैपनिंग्स. सो OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ने इस टर्म को दोबारा से पॉपुलर किया इन द मिड 1980s. उन्होंने पुश किया कि क्रॉस बॉर्डर फ्लो गुड सर्विसेज का दोबारा से स्टार्ट किया जाए और अनरिस्ट्रिक्टेड हो, ताकि कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा बढ़े. फ़ायदा क्या होगा? ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को मिलेंगे, कॉस्ट कम होगी, बेटर पेइंग जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हर एक कंट्री में होगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई होंगे एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन, बिकॉज वी अडेप्ट. जब हम किसी कंट्री से डील करते हैं, वी अडेप्ट अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज इन दैट कंट्री, राइट. तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का वो भी इम्प्रूव होगा. इसके अलावा पर कैपिटा इनकम, जॉब अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस फॉर कंज्यूमर और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ये तो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं ही, है ना. ये इतने थियोरेटिकल इन नेचर हैं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल की बात नहीं है. बट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर में ये है कि एग्रीकल्चर, पहले हम सिर्फ बहुत फूड क्रॉप्स जो होते हैं ना, दालें उगा ली, चावल उगा लिए, उसी तक सीमित थे. लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद से हमने फार्म मैकेनाइजेशन करी, हमने मशीनरीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट किया फॉर फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग पर फोकस किया, मास प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना बड़ी बड़ी फार्म मशीनरीज की मदद से, कमर्शियल फार्मिंग करना, वो खेती करना जो कि मार्केट में जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो. तो अब हम सिर्फ बाजरा और वो सब नहीं उगा रहे, राइस, वीट, पैडी, ये सब नहीं उगा रहे. अब हम बात कर रहे हैं एग्जॉटिक फ्रूट्स उगाने की, है ना. तो कमर्शलाइजेशन मीन्स एनी फार्मिंग जो कि आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लेवल पर करके दे सके, जो आप एक्सपोर्ट भी कर सको. कंपीटिंग ग्लोबली विद इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो जो स्पाइसेस हैं हमारी कंट्री के, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंगोज एंड ऑल, फ्रूट्स कुछ हो गए, तो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट्स में. तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हम बने एग्रीकल्चर की ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से. तो ग्लोबलाइजेशन अभी तक तो अच्छी चीज़ लग रही है, बट क्या ये हमेशा अच्छी चीज़ होती है? नहीं. अगर ग्लोबलाइजेशन इस वजह से हो रही है कि आप बोल के ला रहे हो कि हम तो एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कर रहे हैं, और वहाँ पर जाकर आप लोगों से स्लेवरी करा रहे हो, दैट इज़ नॉट अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन जब हो रही है तो इट ऑलवेज हैज़ टू बी फेयर, ठीक है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्टेड रहना चाहिए. सिर्फ तभी हम उसको फेयर ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे. तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि सबको, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उन सबको इक्वली बेनिफिट होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से. सारे सिटीजन्स, वर्कर्स, है ना, सबके राइट्स एंड बेनिफिट्स इंश्योर होने चाहिए. तो दैट इज बेसिकली फेयर ग्लोबलाइजेशन. कैसे इंश्योर करेंगे? वो पॉलिसीज बनाओ जिसमें कि सब बैठकर डायलॉग एंड कॉपरेशन से
सहमति से अपने पॉइंटर्स दें। सारी कंट्रीज जो भी इन्वॉल्व हैं ग्लोबलाइजेशन में, वो अपने अपने कहते हैं ना, अपने अपने हक की बात करें और वो हक माने भी जाएं। फेयरनेस होनी चाहिए, इंक्लूजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक जेंडर उठा लिया और उसको ज़्यादा बेनिफिट दे दिए, या आपने किसी कास्ट या किसी रिलीजन को पर्टिकुलर फेवर कर दिया, वो सब नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज यूनिक स्ट्रेंथ एंड नीड्स, एंड फोकस ऑन द नीड्स एंड राइट्स ऑफ द पीपल। तो ये सारा कुछ हमें मेक श्योर करना चाहिए। ये बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकता है, मतलब एक आपको तरीका बता रहे हैं ये, कि फेयर ग्लोबलाइजेशन अगर करनी है तो इन तरीकों को अगर आप दिमाग में रखोगे तो यू कैन मेक श्योर कि आपकी ग्लोबलाइजेशन जो है वो फेयर हो रही है। पॉलिसी मेकिंग में इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो अगर ग्लोबलाइजेशन फेयर ना हो तो हम क्या करेंगे? देखो, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जब है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो इसका उल्टा जो है, दैट इज कॉल्ड डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, डी ग्लोबलाइजेशन, जब ग्लोबलाइजेशन का उल्टा हो रहा हो। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है हम प्रोटेक्शनिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा ये लेन देन बढ़ रहा है कंट्रीज़ के बीच में ड्यू टू सम रीज़न। नाउ लेट्स से मैं और चाइना, हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं बिटवीन मैन, मटीरियल, ह्यूमन रिसोर्स एंड मनी। बट नाउ आई रियलाइज़ किया चाइना ना एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करनी है और मुझे डी ग्लोबलाइजेशन करनी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं प्रोटेक्शनिज्म के मेजर्स अडॉप्ट कर सकती हूँ। ये कुछ ऐसी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं जिनकी हेल्प से मैं जो कंट्रीज़ के साथ मेरा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था उसको काट सकती हूँ। या तो मैं टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, यानी कि टैरिफ्स, या फिर मैं इम्पोर्ट कोटास लगा दूँ कि अच्छा, अनलिमिटेड गुड्स चाइना से आ रहे थे, नहीं, अब सिर्फ 10,000 गुड्स ही चाइना से आएंगे। या फिर मैं नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दूं, अपनी पॉलिसी में कोई ऐसा चेंज कर दूं जो चाइना से जो सामान इंपोर्ट हो रहा है उसे ब्लॉक कर दे। है ना, कोई पॉलिटिकल पॉलिसी ऐसी ले आऊं, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इन तीनों को हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म: टैरिफ, इम्पोर्ट कोटास एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। इफेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म क्या है? अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म अपना लें तो इससे कभी कभी ये होता है कि लोकल जॉब्स तो बच जाती हैं, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं। चाइना से कोई चीज़ आ रही थी 100 की, हमारी मार्केट में मिल रही थी 250 की। अब ड्यू टू सम रीज़न मैंने ये रोक तो दिया, लेकिन अब मेरे पास जो ऑप्शन बचा है दैट इज़ 250 रुपीज़ ओनली। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में कमी मिलती है। कंपटीशन जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो थके हारे से हो जाते हैं और इनोवेशन नहीं करते और ज़्यादा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि प्रोटेक्शनिज्म के साथ आती हैं। तो फटाफट से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन डैश अमंग नेशंस। तो क्या है ये एक तरह की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कब फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया? ये मिड 90s में इंट्रोड्यूस किया गया, और इंडिया में फॉर्मली जो ये आया, ये दिस वाज एग्जैक्टली ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म्स। देखो 1980s में ओसीईडी ने ये कॉन्सेप्ट फेमस किया और इंडिया को फोर्स किया कि भाई तुम भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर ग्लोबलाइजेशन को डालो। इंडिया ने पहले तो मना किया, लेकिन हमें 90s में पैसों की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से हमने आईएमएफ से उधार मांगा। तो आईएमएफ ने वो उधार दे तो दिया, लेकिन उसने साथ में ये कहा कि आप अपनी पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाओ, और वहां पर फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन economy. So C would be the correct answer. Which among the following is not a benefit of globalization? टेक्नोलॉजिक ट्रांसफर होता है, बिल्कुल होता है। जॉब क्रिएशन होता है, बिल्कुल होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है ना? तो C is the correct answer. So that is all for the session guys. Also I want to tell you कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जॉब के लिए और आपको चाहिए कि कोई कोर्स जो कि आपकी इस चीज़ में मदद कर सके, then you can check out द कोर्सेज ऑन edutap.in। यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ 60 लाइव क्लासेस, एंड यू विल हैव मास्टर कोर्स एज वेल, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे। डिटेल्स के लिए ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। ये फीचर्स हैं हर एक कोर्स के जो आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मास्टर कोर्स की एक डेमो लेकर देखना है तो ये 2 दिन का डेमो भी अवेलेबल है सिर्फ 1 रुपये में। तो इन सब कोर्सेज को आप देख सकते हो। एंड that is all for today's session. Thank you.